अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, ह्यूस्टन जलसा गुज़िश्ता रोज़ का और ट्रंप मोदी जो गठजोड़ खुलकर सामने नज़र आ रहा है, इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमरीकी सदर से कुछ लम्हात बाद मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या तवक्कुआत लगाई जा सकती हैं और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन कश्मीर नतीजा खेज साबित होगा? क्या नून लीग का दावा दुरुस्त है, लोहा पिघल गया? परवेज़ रशीद साहब का ये बयान और ऐसे में ये कहना कि नून लीग जो है वो मौलाना साहब के आज़ादी मार्च में शिरकत का फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान तलखी की वजह क्या है? और आखिर में काबीना की मुमकिन तब्दीली किसके लिए ख़तरे का बायस बन सकेगी? इस हवाले से ये अहम मौज़ूआत हैं। हारून साहब, ये क्या पैगाम देने की अमरीकी सदर की जानिब से कोशिश की जा रही है? पैगाम पहले ही वाज़ेह है। देखिए, हम खुशफहमियों की कोई जन्नत बसाना चाहते हैं तो वो दूसरी बात है, वो उनका तस्वीराती हलीफ है। ख़बर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का जो फ़ैसला था उसमें जो इल्तबा हुआ है उसमें अहम तरीन फैक्टर इंडिया का इसरार है कि हम पहले कश्मीर को सेटल कर लें और इसके बाद आप वहाँ से बुलाएं। ये नहीं, दूसरे लोकल अवामल भी थे, ज़ाहिर है वहाँ मुखालफत हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात थे, पेंटागन की CIA की राय मुख्तलिफ थी, बाज़ जनरलों की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन इंडिया की इस लॉबिंग ने, ज़ाहिर है जिसमें इसराइल शामिल था, बड़ा मरकज़ी किरदार। उनका वो तस्वीराती हलीफ है इंडिया उनका मुस्तकिल हलीफ है इस खत्ते में, चीन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी। और इस इलाके का थानेदार है, जैसे वो हमेशा उनका तरीका है। वो डिगाल ने कहा था कि अमेरिका दुनिया के हर मुल्क का पड़ोसी है जब तक वो एक सुपर पावर है ऐसी कि उसके पास वसाइल हैं और डिटर्मिनेशन है। वो जो बुश ने कहा था, सीनियर बुश ने, न्यू वर्ल्ड आर्डर, दुनिया का नया निज़ाम, हम दुनिया का एक नया निज़ाम बनाएंगे। तो उस वक्त तक तो ये जारी रहेगा। अब हम खुशफहमी हैं, खुशफहमी के अलावा हमारी कमज़ोरियाँ हैं जो बातें हैं जिस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं, जो ये लोग समझ रहे हैं ना कि वो जाके उसको समझाएंगे, कायल कर लेंगे। दुनिया अखलाकियात पे नहीं चलती, दुनिया मफादात पे चलती है। इंडिविजुअल भी अपने तजिए पे ज़िंदगी नहीं गुजारता, अपनी उफ्ताद तबा पे गुजारता है, जो उसका प्रेजुडिस है, जो उसका मफाद है, जो उसकी प्रायोरिटी होती है। इसलिए ये तवक्को करना कि वो उनसे मिलेंगे और उससे कोई हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखिए, हमने तो जब वज़ीर आज़म ने कह दिया था ना, इमरान खान ने 1 अरब आदमी आपको दुआएं देंगे, तो उसी वक्त ये वाज़ेह हो गया था कि हम कितनी कमज़ोर पोजीशन में बात कर रहे हैं। अब ये गुफ्तगू ऐसी है, ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे तो वो फिरदौस आयशा कमान कह चुकी है, टके टके की बातें करते हैं। और ये एक लीडरशिप का सबसे बड़ा फेलियर ये होता है कि वो तनकीद न सुन सके। सबसे बड़ा बिगनिंग यहाँ से होती है लीडरशिप की। और इमरान खान साहब ने इसका बंदोबस्त किया है कि जो मुझ पर तनकीद करे, न सिर्फ ये कि उसको रोक दिया जाए, बाद सूरत में उसको गंदी गालियाँ दी जाएँ। 2, 4, 10 हज़ार आदमी का काम यह है कि अगर कोई शख्स मशवरा दे तो उसको गंदी गालियाँ दे, यानी ये कहें कि हकीकत पसंद। मेरा नहीं ख्याल कि हमसे ज़्यादा किसी ने मुखालफत किया मोहल्ला के धरने की, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें। धरना एहतजाज तो खैर उनका हक है, उस पर तो किसी को मुलाकात का आगाज़ भी हो गया सदर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, फिक्र ना करें उनकी मुलाकात में, मैं बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं। अब इसमें सवाल ये उठता है हारून साहब कि आज क्या ये इस मुलाकात जो अब जारी है उवैस तौहीद साहब, क्या इमरान खान साहब अमरीकी सदर की तवज्जो मबजूल करा पाएंगे उस सालसी के किरदार जो उन्होंने अदा करने का कहा था? नहीं, देखिए, जारी बात है इमरान खान साहब गए किस वजह से हैं, जारी बात है कश्मीर की सूरत हाल बताएंगे। आज जो अब से कुछ घंटे कबल जो उन्होंने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में जो बातचीत की है, उसके अंदर भी उन्होंने कोई बहुत एग्रेसिव टोन तो इस्तेमाल नहीं की। एक प्राइम मिनिस्टर की तरह बात की है, एक बुर्दबारी के साथ बात की है और सीधा सीधा उन्होंने एक बात पे अफसोस का किया कि ट्वीट पर हमें नहीं पता चलना चाहिए था कि अफगान मुआहिदा जो है वो ख़त्म हो और अगर हमसे मशावरत कर लेते तो कोई बेहतर सूरत हाल होती। दूसरा ये कि अभी भी वो जोर दे रहे हैं और देंगे डोनाल्ड ट्रंप पे कि अफगान अमन मुआहिदा हो जाए। जो इंडिया की विज़ावी इंडिया जो उन्होंने बात की है वो तो साफ़ है कि जी हमें बहुत अफसोस है, हमने कई अमन के पैगाम भेजे, उन्होंने ये मुज़ाकरात नहीं किए हमसे। हम समझे कि 2019 के उनके इंतखाबात की वजह से ये डिले कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी वो उन्होंने पोस्टपोन की, वो उसको ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने कहा जारिया शुरू हो गई और RSS का एजेंडा शुरू हो गया और 5 अगस्त के बाद तो पूरी उन्होंने बिसात पलट दी। उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं है और अभी भी यही बात करूँगा। उन्होंने ये उसमें कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी ये समझ ले कि 2 न्यूक्लियाई ताकतें एक दूसरे के सामने हैं और कुछ भी हो सकता है। उन मासूम कश्मीरियों से कर्फ्यू लिफ्ट करा जाए, एटलीस्ट का उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि एटलीस्ट कर्फ्यू। तो इसका मतलब ये है, देखिए
कि वो जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे तो इन दोनों चीज़ों पर बात होगी। और जाहिर बात है कि कल के हाउडी वो मैंने पूरा सुना था इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर। मैं लाइव अरुण साहब से भी आज मैं बात कर रहा था। जो इस माहौल में उसने मोदी ने बातें की हैं, जिस माहौल में एक जनूनियत का एक शिकार रहे हैं मोदी, और वो वहाँ पे जो बदकिस्मती से जो पार्टिसिपेंट्स थे जो अमेरिकन इंडियंस, तो उसके अंदर मोदी और ट्रंप का जो एक सफारती गले मिलना है उससे तो बात सीधी सीधी हो जाती है। तो हमें पहले भी पता था कि अमेरिका के साथ कोई बड़ी ताल्लुकात नहीं बड़े तवक्कुआत नहीं कायम रखनी चाहिए, बहुत कम तवक्कुआत रखनी चाहिए। ये एक ऐसा अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक ऐसा जहरीला प्याला है, इट्स अ पॉइजन कप, जिसके घूंट भी आपको लेने पड़ते हैं और उसके असर से महफूज भी रहना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको अमेरिका की सुपर पावर, और चूंकि वो जाहिर बात है कि इन्फ्लुएंस उसका होता है, असर रसूख अपना इस्तेमाल करता है सारी इकोनॉमिक पावर्स पे, इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनके साथ एक फासले के साथ एक ताल्लुकात बरकरार भी रखने, बड़ी तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनके स्ट्रेटजिक टाइज जो हैं और तिजारती टाइज जो हैं वो इंडिया के साथ ज़्यादा है। हमारा झुकाव चाइना की तरफ ही होना चाहिए। बिल्कुल। और हारून साहब ने जिस तरह से कहा कि एक वन ऑफ द फैक्टर्स जो है वो भारत था, बिल्कुल जो अमरीकी फौज की वापसी का फैसला मुलतवी किया गया है। हारून साहब, भारत जिस तरह से अमरीकी सदर की कल स्पीच में वो जितना खुश करने की कोशिश कर रहे थे भारत को, अगले साल जो इलेक्शंस हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनको एक दूसरा टर्म। देखिए, 4 अहम बातें इमरान खान ने कही हैं। एक, उसने कहा हमने गलती की 9/11 के बाद साथ देके, और ये अच्छा कहा उसने, इसलिए कि अमरीकी साफ बात सुनना पसंद करते हैं। और बड़े अहम अदारे में उसने कहा, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल, फॉरेन रिलेशंस जो काउंसिल है, ये कोई मामूली अदारा नहीं, बहुत ही प्रेस्टिजियस अदारा। दूसरा, उन्होंने चीन पे उसको उलझाने की कोशिश की, चीनी मुसलमानों पे। उसने कहा हम ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं करते, पब्लिक में नहीं करते, प्राइवेटली इसको डिस्कस करते। ईरान पे उलझाने की कोशिश की कि भाई अगर आप पे ऐसा हमला था, उसने कहा हम जंग नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है। और जंग की उन्होंने बात की तो उसने ये कहा कि जंग की बातें हो रही हैं, तो उसने कहा कि जो हमारे साथ बहुत सख्त फिक्रा जुमला, उसने कहा कि मैं किस चीज़ पे बैठा हुआ हूँ, हार्ड क्या उस पर, जिसको पंजाबी का तत्ते तवे पे बैठा हुआ, और मेरी जगह कोई दूसरा होता तो उसको दिल का दौरा पड़ जाता। बिल्कुल। अब जाहिर है मैं को वो 4 मिलियन जो इंडियंस हैं उनके वोटों पे नज़र रखी हुई है, और मोदी ने कह भी दिया ये आपको वोट देंगे। जाहिर है उनके लिए इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, कुछ देंगे, कुछ फर्ज कीजिए थोड़े से नहीं भी देंगे, मगर ये है कि वो एक गलती नहीं करते जो हमारे पाकिस्तानी करते। वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अलग अलग बनाई हुई हैं और उनके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं कश्मीर पर सालसी का दारोमदार पाक भारत वज़ीर आज़म की रजामंदी पर है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब। खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सदर ट्रंप ने एक दफ़ा फिर सालसी की पेशकश की है, मगर ये कहा है कि इसका इन्हिसार दोनों मुल्कों की रजामंदी पे है। तो जो इससे पहले उन्होंने पेशकश की थी और उसमें और इसमें क्या फ़र्क है नई सूरत हाल में? ये बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं है। जिस दिन उन्होंने ये ऑफ़र की थी, मुझे 100% यकीन था कि हिंदुस्तान कभी इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। वजह है कि उनका केस कुछ भी नहीं है, मॉरली बिल्कुल बैंकरप्ट केस है और लीगली भी बहुत ही उनका कमज़ोर केस है। लेकिन अहमियत ये नहीं थी कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अहमियत तो ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान कह रहा है कि उसका इंटरनल मामला है। अहमियत इस बात में है कि उन्होंने कह दिया कि वो तैयार हैं। अहमियत इस बात में है कि यूनाइटेड नेशन ने 50 साल के बाद कह दिया। अहमियत इस बात में है कि 15 मज़ामीन न्यूयॉर्क टाइम्स में, 15 वॉल स्ट्रीट जर्नल में, तकरीबन इतना ही वाशिंगटन पोस्ट में, तमाम वेस्टर्न मीडिया में, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। अहमियत इन चीज़ों की है। ये तो मुझे 1 मिनट को शक नहीं है कि प्लेबिसिट के हक़ में तो किसी ने नहीं बात कर देनी कि जी हल कर। हमारा सिर्फ एक इस वक्त ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो वहाँ जुल्म हो रहा है न, इस वक्त उसमें
जो है कश्मीरियों की आसूदगी और उसके बाद मसला कश्मीर का हल जो है वो बातचीत के ज़रिए, बातचीत नज़र ही नहीं आ रही। अगर इस वक्त बातचीत नज़र नहीं आ रही तो कोई 2020 का मैच नहीं है। कश्मीर लॉन्ग टर्म गेम है, कई इसमें टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हैं। हमने जो पहली चीज़ जो कामयाबी हासिल की है कि इस मसले को जो इंटरनेशनलाइज होने से भारत ने रोका हुआ था, अब ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है। हमारी डिप्लोमेसी आइंदा इस पे फोकस रहनी चाहिए और अगर भारत ने वही जुल्म और सितम किया जो वो कर रहा है तो ये सवाल ही पैदा नहीं कि 21वीं सेंचुरी में ये हलाकू और चंगेज़ खां का ज़माना नहीं कि खोपरियाँ इकट्ठी मीनार बना दिए, जाके कब्ज़ा कर लिया। ये मोदी साहब को समझ आ जाएगी कि कश्मीर में ये नहीं होगा। उनको बातचीत अगर मोदी ने ना की तो कोई और करेगा। और एक बात और मत भूलें हारून साहब कि मोदी साहब को पहले 31% वोट मिले थे, अब के 36 मिले हैं। इसका मतलब है 64% अभी भी हिंदुस्तान में उनके खिलाफ है। मैं हिंदुस्तान में कुछ मज़ामीन पढ़ रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच पे, जो उस पर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इतना डरा दिया हिंदुस्तान के मीडिया को, तो वो तारीफ तो नहीं कर रहा था बंदा, लेकिन वो उनको रिप्रोड्यूस कर रहा था कि उनका जी RSS है, फलां है, हिटलर वगैरह। तो उसमें लग रहा था कि उसको मज़ा आ रहा था स्पीच रिपीट करने में, क्योंकि उन्होंने डराया हुआ लोगों को। तो ये तो नहीं है कि अगर इसने कह दिया मैं बात नहीं करूंगा, मोदी साहब बात नहीं करेंगे, भाई ना करें, कोई और कर लेगा। तो कश्मीर को इन्होंने तो नहीं हल करना। और ये भी आप मत भूलें कि मोदी साहब पहले लाहौर आ चुके हैं, उसके बाद फिर भी आ सकते हैं, तो फिर बातचीत भी कर सकते हैं। ये ठीक है कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो इतना एक किस्म का देखने में इर्रिवर्सिबल नज़र आ रहा है कि जब तक वो मजबूर ना हो, और उनके लिए एक रास्ता यह है कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे तो आसानी है। अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं भी कहता तो ये नहीं है, हमारी विक्ट्री है कि हमने मसला कश्मीर को उजागर किया और उसमें मोदी को हम क्रेडिट देते हैं कि उसने अपने खिलाफ गोल किया। लोग यहाँ बहुत अपसेट थे, मैं भी अपसेट था, लेकिन मत भूलें कि 10 जंगों से या नियर वॉर सिचुएशन से मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। 5 दफ़ा तो एक्चुअल वॉर हुई है, 48, 65, 71, रन ऑफ कच्छ और कारगिल, और 5 दफ़ा जंग के करीब रहे हैं, और 1 दफ़ा 1 मिलियन सोल्जर आई बॉल टू आई बॉल रहे हैं जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था। तो ये हल नहीं होना बातचीत। तो क्या हम इतना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली? ये आपने ठीक फरमाया, करें मोदी को, आपने सही ये कदम आपने सही फरमाया कि ये बहुत लॉन्ग टर्म खेल है, और ये हमारी कौम को इसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि दबाव बढ़ता जाएगा तो एक वक्त आएगा बात करनी पड़ेगी। तो इमरान खान ने ये कहा कि मसला उससे कहीं बड़ा है जितना बाज़ाहिर नज़र आ रहा है, और संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी उन्होंने यही बात कही, जो अदारा है आज शाम, जहाँ उन्होंने खिताब किया और काफ़ी उसकी दाद दी जा रही है, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो आज समझते हैं कि दो तरह की खौफनाक इत्तलात आ रही हैं। एक तो ये कि कर्फ्यू अभी लिफ्ट नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये कि बाज़ कश्मीरी लीडरों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। तो आपका ख्याल है कि कर्फ्यू लिफ्ट होगा तो ये सूरत हाल बरकरार, कश्मीरी एहतजाज करेंगे और इंटरनेशनल मीडिया उन्हें सपोर्ट करता रहेगा? देखिए, मेरी ज़ाती राय है कि हर चीज़ की एक सूरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आप फ़लस्तीन को देख लें, जी मुझे आ रही है। फ़लस्तीन को आप देख लें, फ़लस्तीन को तमाम वो मुल्क छोड़ गए हैं जो जिनकी खातर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनी थी, या पहले इसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, OIC बनी थी जी। उसके बावजूद फ़लस्तीनी खड़े हैं। पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं है। कश्मीर को पाकिस्तान अबेंडन इसलिए नहीं कर सकता, एक तो नस्ली तौर पर तमाम बड़े शहरों में, पंजाब और कुछ KP में कश्मीरी नस्ल के लोग आबाद हैं जो हमारी सियासत का बहुत अहम हिस्सा हैं। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, रावलपिंडी वगैरह। तो ये, और कश्मीर का हमारा पानी जो आ रहा है, कोई पाकिस्तान की हुकूमत इस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकती जैसे मिस्र ने और लोगों ने इजराइल से कर लिया है फ़लस्तीन पे। तो ये मसला ऐसे नहीं हल होगा। लोग कहते जी फ़लस्तीन का क्या हुआ तो इसका क्या होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ
कि जंग के जरिए हल नहीं होगा। और ये भी मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान एक बड़ी कुव्वत है, उसकी बड़ी मईशत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसकी बड़ी मईशत है तो मादर पिदर आजाद जो मर्जी करता जाए उसका असर नहीं होगा, उसका हिंदुस्तान के अंदर भी असर होगा। और जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा है कि अगर 64% इंडियंस ने अब इनको वोट नहीं दिया तो वो कोई खुश तो नहीं है। जो मोदी साहब को ह्यूस्टन में रिसेप्शन मिला है, पाकिस्तानी तो नहीं खुश है, लेकिन आपके लिए ये खबर नहीं होगी हारून साहब, मैंने इंडियन मीडिया फॉलो किया है कि इंडिया की ऑपोजिशन भी इससे खुश नहीं है। वो कोई बल्कि ये कह रहे थे हाउडी मोडी, ओके गुड, उसके बाद क्या होगा। तो मेरा कहना यह है कि हमें समझना चाहिए, हमारी कौम को, कश्मीर का मसला जो है वक्त लेगा, पाकिस्तान ने इसको जिंदा रखना है, कश्मीरियों को ये दबा नहीं सकते। आपने कहा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, भाई जब इतनी नहज पे मूवमेंट पहुंच जाए तो जो बिकता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई वो जिंदा दरगोर, उसकी कोई पोजीशन सियासी नहीं रहती, वो फिर दिल्ली में सेटल हो जाएगा, कश्मीर में जैसे 77 में, जैसे 77 में रफीक बाजवा का हुआ था, आपको याद ही होगा। वो तो जब एक अवामी तहरीक बन जाती है फिर तो कुछ। अवैस साहब आप पूछना। जी कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ओवैस बात कर रहा हूँ। सर, एक तो इमरान खान साहब ने ट्रंप को कहा कि यूएस इज अ पावरफुल कंट्री और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इनका इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस भी और रोल भी प्ले कर सकते हैं। एक हमारा एक इस वक्त स्टांस है। मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही, आप क्या फरमा रहे हैं? आपकी बात नहीं समझ आई, क्या फरमा रहे हैं आप? जी मैंने कसूरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा सर जी आ रही, समझ नहीं आई आप क्या फरमा रहे थे। अमेरिका से कहा जो अभी मैं अच्छा, ये मैं कह रहा हूं सर, डोनाल्ड ट्रंप जो के सवाल साथ बातचीत करते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और उसका एक रोल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे भी वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सकता है मसले को उजागर करने के लिए। दूसरा, सिर्फ इसके साथ एक सवाल मैं ये रख रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक स्टांस है कि 5 अगस्त से पहले का स्टेटस हो मकबूजा कश्मीर में तो फिर कहीं बातचीत हो सकती है। तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है मुज़ाकरात का, जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं कि आप बातचीत शुरू करें अगर दोनों फरीक राजी हो तो? देखिए, बातचीत तो होगी ही, मसला है कश्मीर पे, ये नहीं मैं कह रहा कि ये करेंगे। इनके जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो बातचीत नहीं हो सकती कि जब उन्होंने उनको कैद कर दिया है, वहाँ गोलियां चलाई जा रही हैं, ये रिपोर्ट्स आई हैं, बीबीसी ने, अल जजीरा ने कहा कि हालांकि ये कह रहे हैं कि नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। जब ये बदलेगी उसमें देखा जाएगा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है। इंडियन पब्लिक ओपिनियन अभी तक सहमा बैठा हुआ है। यह ठीक है कि मोदी साहब को हिंदुस्तान में बहुत सपोर्ट मिल रही है, इसमें कोई मैं गलतफहमी का शिकार नहीं हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंदुस्तान की, वो मोदी की इस एक गेम पे को खुश नहीं है। हमने देखना है कि अगर ये लॉन्ग गेम है तो इसको हमने टेबल पे लाना है। अब टेबल पे मोदी आते हैं या कोई और आता है, मैं ये समझता हूं अगर प्रेशर इन पे पड़ेगा तो कितनी देर मोदी वहां 100 दिन रखेंगे, 150 दिन रखेंगे, ये तो एक खुद ब खुद हिंदुस्तान में भी अल्टीमेटली मजाक बन जाएगा। क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूं सारी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया, तो इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि नहीं जी, मोदी साहब कामयाब तो हो गए हैं कश्मीर के मामले में, दुनिया बात नहीं कर रही बकौल उनके, लेकिन देखना यह है कि कश्मीर के मामलात और कर्फ्यू जो है ये कितने दिन रहता है। और उनके बड़े बड़े जो तज्जिया निगार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ, ये हमें हल करना पड़ेगा, अगर ये ना हुआ तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ये तो खुद कह रहे हैं वो। अमेरिका से तो कोई ख़ास, अमेरिकी इंतज़ामिया से तो कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो जो इमरान खान का सिक्योरिटी काउंसिल पे असरअंदाज हों या दूसरी अक़वाम पे असरअंदाज हों। देखिए, अमेरिका के भी अपने इंटरेस्ट हैं। ये ठीक है कि उन्होंने तालिबान की टॉक्स कॉल ऑफ की हैं, लेकिन ये भी ठीक है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले,
जो उसने 1,40,000 फौज जब नेटो और अमेरिका की थी वो हासिल नहीं किया, तो 18,000 फौज से वो हासिल नहीं कर सकता, जिसमें 5,000 वो वैसे भी विड्रॉ करना चाह रहे हैं फौजी जो है अमेरिका। ये 18,000 टोटल है नेटो और अमेरिका का मिला के, जो 1,40,000 एक वक्त थे। तो ये तो हर बंदे को पता है कि तालिबान अगर 18 साल वेट कर सकते हैं, जैसे वो कहते थे यू हैव द वॉच एंड वी हैव द टाइम, क्योंकि ओबामा साहब घड़ी देख के कहते थे फला वक्त निकलना है, तो कहते टाइम हमारे साथ है। तो ये इनको पता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक गलती हुई है तालिबान से उस वक्त, कि जब ये इतने करीब थे तो वो हमले जो इन्होंने किए हैं शायद इसलिए कि ये प्रेशर डालें, उससे ट्रंप को इन्होंने कॉर्नर कर दिया है। एक बहुत बड़ा तबका अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का खिलाफ था ट्रंप जो बातचीत कर रहे थे ज़ल्मे खलीलजाद के जरिए, उनको मौका मिल गया और अटलांटिक में 9 सरकर्दा अमेरिकन, जिनको मैं जानता हूं, जिनमें से मैंने बहुत सौ से डील किया है, उन्होंने जॉइंट मजमून लिखा जिन्होंने कहा कि हम तालिबान से मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, लेकिन जो भी विड्रॉल है वो अग्रीमेंट के बाद होना चाहिए। तो जब तालिबान ने ये इंप्रेशन दिया आखिरी दिन में भी, जब वो कह रहे थे कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है, तो ट्रंप भी जो है टोटली अनप्रेडिक्टेबल के अलावा उनकी एक बड़ी मनचली किस्म की तबीयत है। मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो अमेरिका के सदर हैं, नहीं तो और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते थे। तो वो जो चाहते हैं कर जाते हैं और उन पर प्रेशर था। अब उन पर जो प्रेशर था उसकी वजह से वो यहाँ से हटे हैं, लेकिन क्या वो वहाँ से फौजें विड्रॉ नहीं करना चाहते? नहीं, विड्रॉ करना चाहते। और प्राइम मिनिस्टर से कल जो खलीलजाद साहब मिले हैं, उन्होंने यही बात की होगी कि जनाब हमने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा आपने बहुत जुल्म किया, हमें इन्वॉल्व किया, हमें बताया नहीं। तो खलीलजाद ने कुछ शायद दबे अल्फाज में बता दिया होगा कि मुझको भी नहीं पता था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से बईद नहीं कि उन्होंने कॉल अनाउंस, जैसे वो लोगों को डिसमिस कर देते हैं, अपने सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, सेक्रेटरीज ऑफ मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने ट्वीट के जरिए डिसमिस किया है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि खलीलजाद ने प्राइवेटली कह दिया जी मुझे भी नहीं पता था। लेकिन लग ये रहा है कि बातचीत होगी, और पोम्पियो ने एडमिट किया कि पोम्पियो इन टॉक्स के पीछे थे। तो इसलिए मेरा मतलब है कि टॉक्स तो होंगी और पाकिस्तान की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका, ये ठीक है कि हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और अमेरिका हैं चीन के ख़िलाफ़, लेकिन कई एरियाज़ हैं जहाँ कन्वर्जेंस है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के व्यूज़, और वो 1947 से रही है। जो सेंट्रल एशिया का इलाका है, पहले तो ये सोवियत यूनियन के अंडर बेली था, उसके बाद फिर सोवियत यूनियन की इन्वेजन हो गई, उसके बाद 9/11 हो गया। इस खत्ते में उनको पाकिस्तान की मुख्तलिफ वजूहात पर, एक तो इसकी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, फ़ौज यानी, उसके अलावा ये जो है इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, फिर जैसे किताब में कहा नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, वो उसने ये कहा कि जनाब ये तो आपको इनके साथ डील करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके मेन इश्यूज हैं फॉरेन पॉलिसी के अगले 30-40 साल, चीन, हिंदुस्तान, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और अफगानिस्तान, इन सब में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। तो पसंद करें ना करें आपको डील करना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि माजी के मुकाबले में जब उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट छापी है और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुख्तलिफ ट्वीट्स किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके मुकाबले में आज हालात बदरजहा बेहतर हैं। मैंने तो नहीं सुनी जो टीवी पे आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा, दोबारा जिक्र कर दिया इसका कश्मीर की सालसी का, तो चाहे उन्होंने यही कह दिया हो कि अगर दोनों मान जाएं, हिंदुस्तान को तो इसमें आग लग जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान तो ये चाहता ही नहीं कि ये इंटरनेशनल इशू, ये तो उसका अंदरूनी मामला है बकौल इनके। अगर ट्रंप ने ये कह दिया जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर दोनों मान जाएं, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप की नज़र में वो एक इंटरनेशनल इशू है और वो राजी हैं हल कर अपना रोल अदा करने में। अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका को और कश्मीर से भारत को आखिरकार निकलना पड़ेगा? हम वक्त का तयन नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल करीब में चंद बरसों में आखिरकार अफगानिस्तान को भी आज़ाद होना है और कश्मीर को भी आज़ाद होना है। जी हाँ, लेकिन कश्मीर के लिए मैंने कहा डायलॉग की ज़रूरत है और अफगानिस्तान पर डायलॉग हो रहा था।
डायलॉग दोनों केसेस में ज़रूरत है, डायलॉग के बगैर इसका हल है कोई नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी कामयाबी ये होगी कि हम डायलॉग पे लाएं, और जिस दिन डायलॉग पे आएंगे ये सिचुएशन चेंज होगी। कश्मीरी दिल से भारत से बेजार हैं, नफरत करते हैं, इसलिए चाहे अल्फाज आप आज़ादी का करें या किसी और का करें, वो सिचुएशन नहीं होगी जो आज भारत की कश्मीर में है। जी बहुत शुक्रिया सूरी साहब, बहुत नवाजिश है। थैंक यू। ब्रेक एक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ओवैस तौहीद साहब, ब्रेक से पहले जो ट्रंप साहब के हवाले से बात हो रही थी, पिच की दोनों तरफ खेल रहे हैं। नहीं, जाहिर बात है वो तो है, लेकिन इसमें सिर्फ जाहिर बात है मुख्तसर काफ़ी तफसीली बात हुई है खुर्शीद कसूरी साहब से भी। लेकिन एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फॉर द टाइम बीइंग सेटबैक है पाकिस्तान के लिए अफगान अमन माहिदे का डीरेल होना, और पूरी कोशिश होगी इमरान खान साहब की इस अमेरिका के दौरे में कि ये वापस हो जाए। और अफगान तालिबान भी अब इसी कोशिश में मसरूफ़ हैं, चाइना और रशिया के साथ उनके मज़ाकरात जारी हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अफगान इंतखाबात जो सदारती इंतखाबात हैं उसके बाद होंगे, और काबुल यानी कि अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान माबैन जो है बराह रास्त पहले मज़ाकरात होंगे, जो एक ज़रा सेटबैक होगा ख़ुद अफगान तालिबान के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्ट्रेटजिक स्पेस है, जगह है पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने में। फ़िल वक्त अमेरिका के साथ मैं नहीं समझता कि वही वाले ताल्लुकात होंगे जो अब से 8 हफ्ते पहले थे पाकिस्तान के। राइट। हारून साहब, परवेज़ रशीद साहब का दावा है, वो कहते हैं कि जी एक तो मौलाना साहब के आज़ादी मार्च के हवाले से कि नून लीग ने शिरकत का फैसला करी, और दूसरा वो लोहा पिघल गया है। क्या लोहा पिघल गया है? देखिए, अगर कोई समझौता हुआ, इसको रूल आउट नहीं कर सकते, अब समझौते का इम्कान मौजूद है। अगर कोई समझौता हुआ तो वो क्या होगा, जो मेरा अंदाज़ा है वो मैं आप सर्च कर देता हूँ। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाएंगे, उनकी साहबजादी मुल्क से बाहर चली जाएंगी, मामला होगा शहबाज शरीफ के साथ। ठीक है, ये जो उन्होंने कहा हमने लोहा पिघला दिया, उन्होंने नहीं पिघला दिया। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उसकी वजह से अगर पिघलेगा तो इमरान खान की परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से पिघलेगा। वो फैसले इस तरह कर रहे हैं बगैर सोचे समझे। अभी आते हैं कैबिनेट पे बात करते हैं कि कैबिनेट में रीशफल की बात जो हो रही है वो क्या है उनकी। देखिए, अभी वो गए हैं, एक मेरे और उनके मुश्तरका दोस्त हैं, गोल्डीव से साथ ले गए, और गोल्डीव इस तरह का आदमी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसने अपना टिकट भी खुद खरीदा होगा। वो उसको सियासत की अबजद का पता नहीं, वो अखबार नहीं पढ़ता, और वो कहता भी है मुझे क्या पता है सियासत क्या होती है। वो अखबार नहीं पढ़ता, टीवी नहीं देखता। इशा की अजान अगर 8:30 बजे होती है तो 9 बजे वो सो जाता है, और दिन भर वो टीवी नहीं देखता, उसे कोई पता नहीं। सब वो इमरान खान का जाती दोस्त है और इसका फ़ैन था, फ़ैन ही है असल में, तो दोस्त है, काबिल एतमाद आदमी। नई मुल्क को ले गए, किस मशरफ का है नई मुल्क वहाँ पे अमेरिका में? जुल्फी बुखारी को ले गए, वो किस मशरफ का है? क्या आपका ख्याल है ये सारी चीज़ें कहीं नोट नहीं की जाती? और क्या उनके जो करीबी साथी हैं वो इस पर परेशान नहीं है? ज़ाहिर है परेशान है। इकॉनमी में सवाल ये, मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ, मसला ये नहीं कि इमरान खान ने मईशत तो ठीक नहीं की और सियासत में कोई परफॉर्म नहीं कर सके और कोई कमाल कर नहीं दिखाया कार्य सरकार में। मसला ये कहीं बिगनिंग ही नहीं हो रही, ना पुलिस में बिगनिंग हो रही, ना अदालतों में। अब मेरे पास एक बड़ी खबर थी, वो कल मैं आपको दूंगा, पुलिस के मामले में कहीं किसी चीज़ की बिगनिंग ही नहीं हो रही। लोग मायूस होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ के वोट 2.5% बढ़े हैं, और देखने वाले देख रहे हैं कि पंजाब में नून लीग गेन कर रही है और ये लूज कर रहे हैं। और अब वो गए हैं बुजदार साहब, खबरें बहुत हैं, बस अफसोस के ये बीच में ये आ गया मामला। बुजदार साहब गए हैं वज़ीर आज़म के पास, उन्होंने कहा गवर्नर को हटा दें, यास्मीन राशिद को हटा दें, मियां असलम इकबाल को हटा दें, और जो आदमी जिन पे एतराज़ात हैं इन्हें मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। जिन वज़रा पे एतराज़ात हैं, यानी नवाज शरीफ का काम ये था कि वस्ती पंजाब के सारे लोग होने चाहिए, इसको मोटरवे कैबिनेट कहते थे। नवाज शरीफ साहब उन्हें पख्तूनख्वा का आदमी पसंद नहीं था, बलूचिस्तान का पसंद नहीं, सिंध का पसंद नहीं। बुजदार साहब का मतलब ये है कि सारी शाम वो अपने करीबी लोगों के साथ गुजारते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं अजनबियों के साथ। मैंने पहले भी कहा, लीडरशिप का फेलियर ये होता है कि तनकीद ना सह सके। उनके कहने पे अरुण चौधरी को निकाल दिया,
उसको भी निकाल दिया, मरकज में भेज दिया अपना। अच्छा, शहबाज गिल को जी। लेकिन कितने वो गवर्नर में भी मोतरज हैं। पीछे उनके कौन खड़ा हुआ है? पीछे उनके जहांगीर तरीन खड़ा हुआ है और चौधरी परवेज इलाही खड़े हुए अपना खेल खेल रहे हैं जी। वो क्या कहते हैं पंजाब उर्दू का मुहावरा क्या है? गरीब की जोरो जने जने की भाभी। ठीक है, खैर इससे तो अगर पोजीशन में अगर आपकी इजाजत हो तो मौलाना फजल रहमान के धरने पे बात जी जी। और मैं मेंशन करना चाहूंगी अवैस तौहीद साहब, आपका कमेंट्स पे जरूर चाहूंगी, जो JUIF के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज हुसैन अहमद साहब ने जो कहा है, पीपल्स पार्टी वो जो इख्तलाफात थे वो खुलकर शायद सामने नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये सिंध कार्ड पीपल्स पार्टी जब इस्तेमाल करती तो हमने तो कभी तनकीद नहीं की। कायदे आज़म के हवाले से भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रिलीजियस कार्ड तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया था। तहरीक आज़ाद, देखिए सबसे पहले तो बात ये कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, पूरी नून लीग की जो पार्टी है वो ऑन बोर्ड नहीं है कि मौलाना फजल रहमान के धरने में शरीक हों या ना हो। नवाज शरीफ साहब का हुक्मनामा है, शहबाज शरीफ और उनके जो करीबी साथी हैं वो टाइम बाय कर रहे हैं और इसका इजहार भी कर रहे हैं इन प्राइवेट। तो एक तो बात ये तो परवेज रशीद साहब आएंगे देखें, दोनों पार्टीज नून लीग पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पहले देखें कि आग के दायरे में मौलाना फजल रहमान साहब जब कूदेंगे तो उसकी तपिश कहाँ तक होगी और वो आग के दायरा जो है वो कितना महफूज है कितना गैर महफूज है। तो ये अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ जो नाचाकियाँ हैं और जो है वो तो जाहिर बात है उसका इजहार हाफिज हुसैन अहमद साहब से करवाया है ना मौलाना फजल रहमान ने। मौलाना फजल रहमान तो एक सियासी आदमी है, उन्होंने कहा जी आप अपना खोल दें, इनके ऊपर फ्रंट खोल दीजिए। उन्होंने फ्रंट खोल दिया, उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं कि जी सिंध कार्ड ये इस्तेमाल करते हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ कह रहे हैं कि गैर आईनी हमारा धरना है, एक तरफ कहते हैं गैर कानूनी धरना है, दूसरी तरफ हमें इखलाकी सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि जी रिलीजन कार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये रिलीजन कार्ड जो है, फिर उन्होंने एक मुतनाज़ बात की कि जी खुद कायदे साहब ने रिलीजन कार्ड तहरीक में इनसे ये पूछे आदमी JUI वालों से कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भी अपना एक्ट किया वो एक आज़ाद ममलिकत के लिए था, मुसलमानों की अलहदा शनाख्त के लिए था, मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का था, बरतानवी साम्राज्य राज से आज़ादगी का था, ऑल इंडिया कांग्रेस के तसल्लुत से आज़ादी का था, हिंदुओं की जो बालादस्ती थी और जो ऑल इंडिया कांग्रेस उनकी नुमाइंदा जमात बन रही थी उसके तसल्लुत से आज़ाद किया था। तो आप अभी मेजॉरिटी में है, 90% से ज़्यादा आप मुसलमान हैं, तो यहाँ पे रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करने की आपको क्या ज़रूरत है? क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं हारून साहब, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बहुत ही शर्म से डूब मरने की बात है हाफिज हुसैन अहमद के लिए और उस शख्स के लिए जिसने कहा कायदे आज़म का मामला ये था कि शिमला में जुलूस निकला था, साइकिलों पे जुलूस निकले, साइकिल रिक्शा पे जुलूस निकलते थे और हैट उनकी गोद में रखा हुआ था। किसी ने उनसे कहा कि कायदे आज़म भी साइकिल रिक्शा पे बैठे थे और रेड कारपेट बिछाया गया था सड़कों पे, किसी के पास सुर्ख कपड़ा था वो उसने बिछा दिया, कारपेट तो नहीं था कपड़ा। ये वालेहाना मोहब्बत थी। कहा ये हैट यहीं रखें, लोग पसंद नहीं करते हैट पहनना। जैसे ही ये जुमला खत्म हुआ उन्होंने हैट उठाया और सर पे रख लिया। वो एक जेस्चर नहीं देते थे पॉपुलैरिटी के लिए, कभी पॉपुलैरिटी की उनकी ख्वाहिश नहीं थी। उन्होंने क्या कहा था जब उनसे पूछा गया कि आपको मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की है गांधी ने, तो इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं आप? अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा। उन्होंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे ये कहे वेल डन मोहम्मद अली मैं तुम पे खुश हूँ, इसके सिवा तो मैं कुछ नहीं चाहता। और वो वही बात कहते थे जिसमें वो बिलीव करते थे। उन्होंने ये बात एक अरसे तक नहीं कही, इस्लाम का नाम नहीं लिया, बल्कि वो कहते मजहब और सियासत अलग है, वो ये कहते थे। फिर उन्होंने वो डिस्कशंस की अब तफसील नहीं इस वक्त अर्ज कर सकता, वो डिस्कशंस हुई कि आप ये बात क्यों कहते हैं कि मजहब और सियासत अलग है। तो इस डिस्कशंस को उन्होंने कहा अपने दलाइल पेश करें, जो वफद उनके पास कहा अपने दलाइल दें। जब उन्होंने दलाइल दिया उन्होंने कहा मैं आज के बाद नहीं कहूँगा। वो जब तक किसी चीज़ का, देखिए उनका कोई दुश्मन भी नहीं कहता ज़िंदगी में एक दफ़ा भी उन्होंने झूठ बोला, एक दफ़ा भी। यानी मैं 6 साल की उम्र की बात नहीं कर रहा, बच्चे का बाज़-औक़ात बहाना करते हैं, उसकी भी कोई पैसे गवाही नहीं है, उनका मिजाज ही नहीं था। एक वाक़या नहीं कि एक पैसे की बेईमानी का उन पर इल्ज़ाम आया हो। कायदे आज़म क्या थे और अल्लामा इकबाल क्या थे? तमाम तअस्सुबात से आज़ाद लोग,
ना वो शिया थे, ना वो सुन्नी थे, ना वो वहाबी थे, ना बरेलवी थे। लीडर वो शख्स होता है जो तमाम माशरे की तकसीम और तासुबात से ऊपर खड़ा होता है। यानी हफीज हुसैन अहमद क्या कह रहे हैं कि सियासत में मुनाफकत जायज़ है, एक्सप्लॉयटेशन जायज़ है। पीपल्स पार्टी करती रही है, कायद आज़म करते रहे। पीपल्स पार्टी तो करती रही है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। कायद आज़म नहीं करते रहे। इसको कहते हैं चांद पे थूका अपने मुंह पे आता है। ये जो हमारी जो मजहबी सियासी जमातें हैं ये सुकड़ रही हैं, सिमट रही हैं। एक दिहाई से ज़्यादा हो गया है ना इन्हें वोट पड़ता है। ये स्टेटस को की पॉलिटिक्स कर रही हैं। 9/11 के बाद जो MMA बनी थी बस वही थी इनकी। ये मौलाना फजल रहमान साहब की JUI को भी पता है और जमात इस्लामी को भी पता है। दोनों के वजूहात अलग हैं, लेकिन इनके पास वर्ल्ड व्यू क्या है, इनके पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या है, इनके पास पार्लियामेंट को रिफॉर्म करने का क्या है, जुडिशरी की रिफॉर्म्स का इनके पास क्या एजेंडा है। ये जिन लोगों को मदारिस के JUI वाले जिन मदारिस के बच्चों को लेकर आना चाह रहे हैं सड़कों पर, उनको मुलाजमत तो दें। ये जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत, हम सब उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम खड़े हैं। लेकिन आजकल कौन सा इशू है जिसकी बुनियाद पर आप पैसे ले रहे हैं? मेरे पास तो 50 लोगों ने रसीदें दी हैं कि उसके नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसी वजह से पीपल्स पार्टी का इस वक्त एतराज़ है और मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब है इन रिलीजियस पोलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह का हिजान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पहले ही आपके मुल्क दुश्मन अनासर बहुत हैं। फैटअप में आपके ऊपर तलवार लटक रही है। आपके पीछे जब ये हज़ारों की तादाद में ये दाढ़ी वाले यहाँ पे लेकर आएंगे, दाढ़ी से कोई मसला नहीं है, मेरी भी दाढ़ी है, हारून साहब की भी है, लेकिन 15 लाख इमेज ये इससे अपनी पॉलिटिकल एक गेन लेना चाह रहे हैं। इस बुनियाद पर गेन लेना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी का दुरुस्त फैसला है कि वो इसमें आपने कैबिनेट की पूछी नहीं। देखिए आपको सूबे का बता दिया। ज़ाहिर ये है कि मैं जब वफाकी वजीर से मेरी बात हुई, कैबिनेट बदल रही है, मरकज़ में तब्दीलियाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा जी तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक तो असद उमर साहब आएंगे, अभी उनके फैसला नहीं हुआ कौन सी उन्हें वजारत मिलेगी। गालबन पेट्रोलियम की वजारत ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के ओहदे बदलेंगे, लेकिन इसमें एक सवाल है कि वो अच्छा एक भी वजीर ऐसे नहीं जो मुतमइन हो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यानी इमरान खान साहब भी मुतमइन नहीं, वो अपनी वजारतों से मुतमइन नहीं। मतलब अली ज़ैदी का मुझे पता है वो एक और वजारत चाहता था, यह 100% मुझे पता है, उसको बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया। देखिए लाडले लोग हैं, अपनी पसंद की वजारत चाहिए। एक ये फिनोमेना, एक ये कि एक आदमी कहता है मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता सर, यहाँ कर सकता हूँ, वो कहते नहीं। एक और मसला है, वो कैबिनेट के हर महीने कम से कम एक दफ़ा काबीना से कहते हैं मैं बदल दूंगा तुम्हें। उससे वजीर तो जो घबराते हैं सो घबराते हैं, अफसर पक्के हो जाते हैं, इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं, ये तो जा रहा है। बड़ी खराबी पैदा हो रही। जिस तरह एहतसाब के मामले में इमरान खान साहब का रवैया है ना, भाई एहतसाब तो जरूरी है। एक आदमी ने चोरी की है तो उसको क्या पकड़ा ना जाए, लेकिन इसका वजीर आजम से क्या ताल्लुक है? चोर तो थानेदार ने पकड़ना है, या SP ने पकड़ना है, या नायब ने पकड़ना है। इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक है? मैं इस दफ्तर से ये कप चुरा के ले जाता हूँ। हाँ जी। इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं टेलीविजन पे, मैं हारून रशीद को कप नहीं चुराने दूंगा। ओ भाई ये 92 न्यूज वालों का मसला है, आपका नहीं है वज़ीर आज़म साहब। आखिर में थोड़ा जो इस्लामाबाद के अंदर जो सियासी हलकों में है, एक तो फवाद चौधरी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके पास थी, बड़े बड़े बयान देते रहे हैं, डिफेंड करते रहे हैं। अब इत्तलात ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती उनका फ़ोन नंबर है उसमें से उसका नंबर या तो है नहीं या फिर डायल नहीं होता, तो बिल्कुल ही इनकम्युनिकेटो है। एक दूसरी बात ये कि अली ज़ैदी साहब की वजारत पर नज़रें गाड़ी हुई हैं जुबैदा जलाल साहिबा ने, और गाड़नी भी चाहिए, और तीसरी ये है कि कॉमर्स के जो रज़ाक दाऊद साहब हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत इश्यूज हो गए हैं, उनकी जगह नाम लिया जा रहा है हलकों में, वो है हुमायूं अख्तर साहब का। हुमायूं अख्तर साहब। दूसरा ये कि मुझे इजाजत है फिक्र कहने की। जी प्लीज। पाकिस्तान की तारीख में ट्रेड में हुमायूं अख्तर जैसा कोई कामयाब वजीर नहीं रहा, यानी और बेशुमार एक जाते जाते हो गई थी एक्सपोर्ट उसके जमाने में। एक जाते जाते कि शेरी मजारी साहिबा जिनका इंटरनेशनल अफेयर्स में और डिफेंस के इश्यूज में बहुत महारत है, उनकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से नाचाकी है, इख्तलाफ हैं और बेसिक इश्यूज पे हैं।
शीरी मजारी साहिबा की, ना वो जेनेवा गई, ठीक है। क्योंकि वो देखें हम तो ह्यूमन राइट्स के human केस rights, बना रहे जी, हैं, बिल्कुल। वो ना जेनेवा गई ना अमेरिका गई, Right। तो ये इनको समझना शाह चाहिए कि महमूद की उनकी वजारत तो खत्म हो सकती है, वजह मैं बता चुका उनकी हूं। एक्सपर्टीज से फायदा उठाना चाहिए। जी, वो आपने जो कहा था लॉबिंग की बात, वो वजीर आजम बनना बिल्कुल, चाहते हैं। मुझे अच्छा, बात- उससे भी भाई- कहा उन्होंने, माफी चाहता हूँ, उससे भी कहा उन्होंने शाह अपना फवाद से भी एक दफा, आप पंजाब का वजीर आला बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं फवाद साहब, आप वजीर आजम बनने की कोशिश चलिए इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हर खत्म हो जाता है। ख्वाहिश आपसे कल ऐसी। मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।